नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। कल सेबी की एक खबर आपने देखी होगी। सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक डिस्कशन पेपर ने सारे देश में तहलका मचा दिया ट्रेडर्स के बीच में। तो मैंने कहा हे भगवान, क्या फिर से ये सब रूल्स चेंज होने वाले हैं। तो इसके ऊपर पूरी डिटेल में आपके लिए वीडियो बना के लाया हूँ आज। आज मैं इस पूरे मुद्दे को A to Z आपके लिए समझाऊंगा, क्योंकि इतने सालों से हर कुछ महीने के बाद मुद्दा सामने आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए शुरू से आखिरी तक क्या हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस काफी रिस्की होते हैं। 90% लोग एफ एंड ओ ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं। ये वीडियो केवल ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पज करते हैं। मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज बहुत ही जरूरी एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग को लेकर ये जो सरकार लोगों के साथ पिंग पोंग, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल खेलती रहती है, इसमें लोग कैसे पिसते हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, नहीं अच्छा काम कर रही है। सेबी इतनी मेहनत तो कर रहा है, पर उसकी मेहनत किस डायरेक्शन में जा रही है, पूरी क्रोनोलॉजी, पूरी आपको डिटेल समझाऊंगा, पूरे डेटा के साथ समझाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जब भी फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेबी का दोस्तों एक स्टाइल है। वो स्टाइल ये है कि सेबी को कुछ भी करना होता है तो एक डिस्कशन पेपर मार्केट में डाल देती है, और सारे टीवी चैनल्स उसकी बातें करते हैं, सारे एक्सपर्ट्स बात करते हैं। तो वो देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या है। अगर कुछ रिएक्शन उनको पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी रिएक्शन मिला, ट्विटर पे जो रिएक्शन मिला, उस रिएक्शन को लेके वो एक्चुअली फाइनली अपना डिसीजन ले लेते हैं कि ये चीज करनी चाहिए, नहीं तो बाद में डिनाई कर देते कि भाई हमने तो ऐसा डिस्कशन कुछ किया ही नहीं था। एक तरह से सही भी है कि थोड़ा सा जनता का उनको वोट चाहिए कि भाई जो चीज हम करना जा रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है। एक तरह से सरकार की तरह ही काम करती है। सरकार कोई कानून लाती है, फिर अगर लोग ज्यादा आक्रोश करते हैं तो उस कानून को बदल देती है या धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर देती है। तो सेबी भी कुछ डिफरेंट नहीं है। ऑब्वियसली सरकारी कंपनी है, तो कहीं ना कहीं उनको एक लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता तो जनार्दन होती है, आपको पता ही है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि उनकी सोच आपसे और हमसे बहुत ज्यादा है। हम तो सोच रहे हैं मेरे इस महीने का प्रॉफिट क्या होगा, लेकिन वो आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद की सोचते हैं। वो स्टेबिलिटी देखते हैं, वो देखते हैं मार्केट में कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। और हमें केवल अपना, अगर मैं एक ऑप्शन सेलर हूं तो मुझे अपना प्रॉफिट दिखता है, लेकिन सेबी को सबका प्रॉफिट देखना है। सेबी को देखना है कि ज्यादा लोग नुकसान तो नहीं कर रहे बिना बात के। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि 90% लोग पैसा लूज कर रहे हैं, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ लोगों के फायदे के लिए बात करनी चाहिए, कुछ रेगुलेशंस लाने चाहिए, क्योंकि ट्रेडर्स तो बेलगाम घोड़े की तरह ट्रेडिंग करते ही जा रहे हैं, भले वो पैसा लूज कर रहे हो। अब सवाल ये है कि ये सब चीजें सेबी को हेल्प कर भी रही है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक रिटेलर का पर्सपेक्टिव क्या है, एक ब्रोकर का पर्सपेक्टिव क्या है, सरकार का पर्सपेक्टिव क्या है। सारी मेजर इश्यूज को पूरे डिटेल में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। कोशिश की है कि थोड़ा कंसाइज रखूं, लेकिन फिर भी डिटेल में आ जाए चीजें, जिससे आपको एक ही जगह पूरा का पूरा डेटा मिल जाए कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आगे क्या होने वाला है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होने वाला है। क्या आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए? कई लोग मेरे से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर ट्रेडिंग छोड़ के अपना कुछ और काम शुरू कर ले क्या? तो इन सब चीज़ों का मैं आंसर देने की आपको कोशिश करूंगा। फिर भी कुछ रह जाए तो आप कमेंट्स में हमेशा की तरह पूछ ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। थोड़ा पीपीटी की हेल्प लिए मैंने, जिससे कि आपको डेटा पूरा का पूरा मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि अभी अभी क्या हुआ है रिसेंटली, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हल्ला दोबारा मच रहा है। वैसे तो हर कुछ महीने में ये पॉइंट सामने निकल के आ ही जाता है कि सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिस्कशन हुआ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को काफ़ी चिंता है कि लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने एक डिस्कशन पेपर जारी किया, जिस पेपर किसी ने नहीं देखा, लेकिन सारे न्यूज़ चैनल्स पे ये न्यूज़ थी, और काफ़ी बड़े मीडिया हाउसेज ने भी ये न्यूज़ दी थी कि F&O ट्रेडिंग के रूल्स को टाइटन करना है। अब वो क्यों करना है, इसके पहले रीजंस देखते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको डिस्करेज करना है, हाई रिस्क F&O ट्रेड्स ना करें, क्योंकि वो काफ़ी नुकसान उसमें कर बैठते हैं। तो सेबी चाहता है कि वो केवल कैश मार्केट में ट्रेड करें, जिसमें नुकसान होने की उम्मीद कम है। दूसरी बात यह कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को लगता है कि जो हर हफ्ते एक्सपायरी हो रही है, इससे स्पेक्यूलेशन यानी कि सट्टाबाजारी ज़्यादा हो रही है, हेजिंग कम हो रही है। आपको पता ही होगा कि खासकर जो ऑप्शंस होते हैं वो हेजिंग टूल होते हैं। मान लीजिए आप गोल्ड के व्यापारी हो और आपको डर है कि सोना ऊपर चला जाएगा, तो आप कॉल खरीद सकते हो, इस तरह की स्पेक्यूलेशन। और सेबी ने एक आइडिया ये भी निकाला है कि वीकली ऑप्शंस को बंद ही कर दे पूरा का पूरा। बाद में सेबी ने बोला कि ऐसा कुछ कल नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है कि अगर आग नहीं है तो धुआं नहीं उठता। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ है।
बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब तक जब भी सेबी कोई नया रूल लाई है तो पहले मार्केट में ऐसे ही डिस्कशन पेपर आया है, सब लोगों ने एक्सपर्ट उसके बारे में बातें की हैं, फिर कभी सेबी ने डिनाई किया, कभी सेबी ने हाँ किया, फाइनल तो उनका ही टेक होता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये कॉमन पैटर्न है, कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसके आगे सेबी के खास पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो वो सट्टाबाजारी बंद करना चाहते हैं एफ मार्केट से, जो कि बहुत ज़रूरी है, सट्टाबाजारी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि डेरिवेटिव्स में जो मार्जिन है उनको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमेशा ही सेबी ये करती है कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो कम लोग ट्रेड कर पाएंगे, जिससे कि नुकसान लोगों का कम होगा। तीसरा ये कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसको बढ़ा दिया जाए। अगर एसटीटी बढ़ा तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा और एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा ट्रेडिंग करने में। वैसे तो सेबी हमेशा ये करती है कि जब भी उनको कुछ कर्व लगाना होता है तो एसटीटी बढ़ा देती है। मुझे समझ में नहीं आता कि उससे ट्रेडर्स को कैसे फ़ायदा होता है। डेरिवेटिव मार्केट के ट्रांजैक्शंस को कैश मार्केट में ले आना। सेबी ने ये भी आइडिया फ्लोट किया था कि वीकली एक्सपायरीज को टोटली बंद कर दे, हो सकता है केवल मंथली एक्सपायरीज रखे या फिर हर 2 हफ्ते में एक बार एक्सपायरी कर दे, क्योंकि ज़्यादा ट्रेडिंग, ज़्यादा स्पेक्यूलेशन, ज़्यादा सट्टाबाजारी वीकली एक्सपायरीज में होती है। वो कम हो गई, वो बंद हो गई तो कहीं ना कहीं लोगों का लॉस भी बंद हो जाएगा उनके हिसाब से। दोस्तों वो बात अलग है कि लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी बहुत होते हैं, लेकिन सेबी को ज़्यादा चिंता उन लोगों की है जो छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं और उनका लॉस बड़ा होता है, क्योंकि वो उतने ज़्यादा संपन्न परिवारों से नहीं होते। तो सेबी के कंसर्न और पॉइंट्स और क्या क्या है देखिए। 93% लोग एफ&ओ में पैसा गंवाते हैं अपना। 2022 से 2024 के बीच की स्टडी है। आप हमेशा जब भी लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट में आपने ये मैसेज देखा होगा। अब तक टोटल लॉस लगभग 1.81 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम जो एफ&ओ में है 2019 में 7 लाख करोड़ थी, जो कि अब बढ़ के उससे कितनी ज़्यादा 9,000 लाख करोड़ हो चुकी है। मई 2024 की बात बता रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हो रही है। तो इंडिया ट्रेड किए जा रहा है और कहीं ना कहीं सेबी को चिंता है, क्योंकि इस ट्रेडिंग में वो पैसा लूज कर रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको समझना चाहिए कि ट्रेडिंग जो होती है वो जीरो सम गेम होती है एफ&ओ में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पैसा गंवा रहा है तो कोई पैसा बना रहा है, तभी वो इक्वल होता है। पर हाँ, बीच में याद रखिए, बीच में काफ़ी सारा पैसा सरकार को जाता है, एसटीटी का, ट्रांजैक्शन चार्जेस का, और ब्रोकर को भी जाता है। एफ&ओ में पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने ट्रेडिंग की है। उनमें से कई सारे 30 साल से कम के लोग हैं और जिनकी इनकम 5 लाख से कम है। तो सेबी की चिंता का सबसे बड़ा विषय यही है कि जो यंग जनरेशन है इंडिया की, या तो उनके पास कोई काम नहीं है और या पता नहीं क्या रीज़न है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग में आते जा रहा है, जिससे कि उनकी जो छोटी सी कैपिटल होती है, उनकी जो छोटी सी नौकरी में छोटा सा कमाते हैं, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा वो गंवा देते हैं, क्योंकि कम कैपिटल में ट्रेड करना आसान नहीं होता इन जनरल। एफ&ओ मार्केट को सट्टा बाजार की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो जब यंग जनरेशन सट्टा बाजारी करती है तो फिर उनको कोई लिमिट नहीं लगती है। कई लोगों ने अपनी पूरी फैमिलीज पूरा पैसा डुबा दिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट्स में लिखिए पैसा डूब। एक बार देखते क्रोनोलॉजिकली शुरू से अब तक क्या हो रहा है, जैसे कि काफ़ी लंबे समय से सब कहानियां चल रही हैं। तो सबसे पहले 2019 में, कोविड से पहले की बात है, एफ&ओ के जो वॉल्यूम्स थे वो काफ़ी बढ़ने लगे और सेबी को कंसर्न होने लगा कि भाई एफ&ओ के वॉल्यूम्स इतने बढ़ रहे हैं, मतलब सट्टा बाजारी, मतलब स्पेक्यूलेशन देश में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को लॉस हो रहा है। बेसिकली एफ&ओ टर्नओवर 7 लाख करोड़ था, जो कि बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि धीरे धीरे रिटेल पार्टिसिपेशन इस पूरे के पूरे गेम में बढ़ रहा था। तो इस समय सेबी ने एक पूरी स्टडी शुरू की कि क्यों इतने ज़्यादा लॉसेस लोगों के हो रहे हैं। उस समय फ्यूचर्स का एसटीटी रेट 0.0125% था। फिर जनवरी 2023 में सेबी की अलार्मिंग रिपोर्ट आई, जो हमें हमेशा जब भी लॉगिन करते तो दिखती है। उस रिपोर्ट के हिसाब से हर 10 में से 9 लोग पैसा गंवाते हैं एफ&ओ ट्रेडिंग में, और ये पूरा का पूरा पीरियड उन्होंने कवर किया स्टडी में। टोटल एफ&ओ टर्नओवर 45 लाख करोड़ हो गया था 2022 में। बेसिकली 2019 से 6 गुना जंप ऑलरेडी हो चुका था, यानी कि एफ&ओ की ट्रेडिंग बढ़ती जा रही थी। खासकर इसका रीज़न ये भी था क्योंकि लोग घर में बैठे थे, क्योंकि कोरोना पीरियड की वजह से था। तो उस समय लोगों को कुछ और करने को नहीं मिला तो ट्रेडिंग शुरू कर दी। कोरोना तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी ट्रेडिंग खत्म नहीं हो पाई। अगर सब लोग पैसा बना रहे होते तो भी सही था, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ज़्यादा हो गए। तो 2024 जुलाई में सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया स्टॉक्स को लेके, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ उस समय। तो उनके कंसल्टेशन पेपर के हिसाब से सेबी ने एफ&ओ स्टॉक्स को लेके थोड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ा दिया। उसके हिसाब से मिनिमम डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 35 करोड़ अगर होगी तभी वो स्टॉक एफ&ओ में आ सकेगा।
दूसरी कंडीशन ये है कि कम से कम ऑर्डर साइज 75 लाख हो उसका हर रोज का, और एटलीस्ट 15% एक्टिव ट्रेडर्स या फिर 200 लोग उस स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो, तभी हम उस स्टॉक को F&O में लाएंगे। तो इसकी वजह से एटलीस्ट स्टॉक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में सट्टाबाजारी थोड़ी कम होने की सेबी को उम्मीद थी। यही सेबी का गोल था कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में स्पेक्यूलेटिव यानी कि सट्टाबाजारी कम हो। उसके बाद अक्टूबर 1, 2024 को बहुत बड़े एक तरह से रेगुलेटरी ओवरहॉल्स हुए। उनके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइज मिनिमम 5 से 10 लाख से बढ़ा के 15 से 20 लाख कर दिया। ये केवल उन्होंने निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडाइसेस में किया। बेसिकली लॉट साइजेस बढ़ा दिए, जैसे निफ्टी का लॉट साइज 25 से 75 हो गया सीधा। उसी में वीकली एक्सपायरी का नंबर भी कम कर दिया। पहले हर इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी होती रहती थी हर रोज, तो एक तरह से हर रोज कम से कम एक एक्सपायरी थी। मिड कैप, फिन निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सबको मिला के फिर सेबी ने बोला कि दोनों जो मेजर हमारे एक्सचेंजेस हैं, BSE और NSE, केवल हफ्ते में एक ही एक्सपायरी कर सकते हैं, वो भी एक ही चीज़ की एक्सपायरी कर सकते हैं। तो जैसे कि NSE ने बैंक निफ्टी को बंद कर दिया, केवल निफ्टी की एक्सपायरी होती है हर थर्सडे। उसके बाद अप फ्रंट प्रीमियम कलेक्शन, तो सेबी ने बोला कि 1 जनवरी से ब्रोकर्स को पूरा प्रीमियम कलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि लेवरेज थोड़ा कम हो और ट्रेडिंग में स्पेकुलेशन भी कम हो जाए। अगली बात सेबी ने बोला कि कैलेंडर बेनिफिट्स जो होते हैं खासकर एक्सपायरी डे पर, उसको बंद कर देना चाहिए। तो बेसिकली आजकल आपको एक्सपायरी डे पे कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट नहीं मिलता। और आखिरी चीज़ ये है कि नवंबर 2024 से एक्सपायरी डे पर ट्रेडिंग करने में 2% ELM एक्स्ट्रा लॉस मार्जिन उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे कि खासकर जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनको ट्रेडिंग करने में थोड़ी सी ज़्यादा रेजिस्टेंस आए, तो वो कम स्पेक्यूलेशन करे। इसके बाद अक्टूबर 2024 में STT हाइक भी हो गया। तो देखिए फ्यूचर्स का STT हाइट 0.0125% से लेकर 0.02% हो गया, यानी कि 1 लाख में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 12.5 रुपये से 20 रुपये हो गया। और ऑप्शंस में बढ़ गया वापस 0.0625% से 0.1% का, यानी कि हर 10,000 रुपये की ऑप्शन सेलिंग पर अगर आपको 6.25 रुपया लगता था तो अब 10 रुपये लगने लगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आज तक समझ में नहीं आया कि STT बढ़ा के सेबी कौन से इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए सरकार मोटा पैसा कमा रही है, खैर इसकी बात आगे करेंगे। फिर इन सब का इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स थे उनकी कॉस्ट बढ़ गई ऑब्वियसली, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगी, क्योंकि एक तरह से कॉस्ट में आप खासकर जो STT बढ़ रहा है सीधा सीधा वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में नुकसान करेगा। फिर ये जो लेटेस्ट डिस्कशन आया अगस्त को, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसकी बात दोबारा नहीं करेंगे। चलिए एक लेवल और डीप जाके देखते हैं कि असली चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हाई लेवरेज हाई रिस्क गेम होता है F&O ट्रेडिंग। इसका मतलब कि F&O ट्रेडिंग ट्रेडर्स को छोटी सी कैपिटल पे काफ़ी बड़ी ट्रेड करना अलाउ करता है। बेसिकली उसकी वजह से उनकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। रिटेल ट्रेडर्स को ढंग से समझ में नहीं आते कि उसके रिस्क क्या हैं। उन्हें तो लग रहा है यार मैं 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ और मैं लाखों भी कमा सकता हूँ, जो कि टेक्निकली पॉसिबल भी है। जैसे कि कोई ट्रेडर 50,000 की ट्रेड लेके 10 लाख रुपए की पोजीशन ले रहा है, जो कि जीरो बनने का चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको दिख रहा है कि मैं इतना सा पैसा लगा के इतनी बड़ी ट्रेड कर रहा हूँ। और दोस्तों ये जो लिमिट्स थी ये कुछ साल पहले तो और भी ज़्यादा थी। अगर मैं 2012, 13, 14, 15 में जाऊँ तो और भी बड़ी आप ट्रेड ले सकते थे, तब लेवरेज और भी ज़्यादा था। बेसिकली F&O इंस्ट्रूमेंट्स हेजिंग के लिए बने हैं, लेकिन वो स्पेक्यूलेशन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, सट्टाबाजारी के लिए, हेजिंग के लिए कम यूज़ करते हैं। कई लोग देखिए ट्रेडिंग के लिए भी ये चीज़ें बनी है, सारी दुनिया के सारे देशों में ट्रेडिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में लोग ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं। तो उन सब की वजह से एक्सपायरी डेज जो खास करते उनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होने लगा था। इसीलिए अगर आप देखो कि ब्रोकर कंपनीज के शेयर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने लगे, क्योंकि ब्रोकिंग कंपनीज का इतना ज़्यादा फायदा होने लगा था। क्योंकि एक्सपायरी डे में खासकर जेन स्ट्रीट जैसे जब मूवमेंट्स आते थे तो लोग दाएं बाएं ट्रेडिंग करते थे। मुझे याद है मैंने खुद इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग की है किसी दिन, क्योंकि कुछ लॉस हो रहा है उसको संभालने के लिए उधर ट्रेड कर दिया, उधर ट्रेड कर दिया। एक दिन में 200 ट्रांजैक्शंस भी मैंने पंच किए हैं। तो एक्सपायरी डे में खासकर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी थी। फिर ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्विक प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया, टेलीग्राम ग्रुप्स में उनको टिप्स मिलते रहते हैं। उन टिप्स के चलते, उस ट्रेडिंग्स के चलते वो चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से पैसा बना लें, क्योंकि लोगों का जो P&L के स्क्रीनशॉट्स देख देख के काफ़ी वो लालची हो जाते हैं
और बाद में पता लगा कि उनमें से 90% P&L के स्क्रीनशॉट्स तो नकली थे। लेकिन उन इन्फ्लुएंसर्स ने वो P&L के स्क्रीनशॉट दिखा के इन सब लोगों के अकाउंट्स भी खुलवा दिए। उन अकाउंट्स को खुलवा के वो करोड़ों रुपए हर महीने आज तक भी उनसे कमा रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद अपनी ट्रेडिंग बंद कर दी है, क्योंकि उनको केवल उनकी कमीशन का ही इतना पैसा मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल एडवांटेज देखिए, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं FII, HNI, इन सब के बहुत फास्ट सिस्टम है, बहुत अच्छा डेटा है, बहुत अच्छी उनकी एल्गोज हैं, तो ऑब्वियसली उनको एडवांटेज बहुत ज़्यादा है ये सब ट्रेडिंग करने में। तो वो एक तरह से ट्रेडर्स का उल्लू भी बना लेते हैं, जैसे हमने जेन स्ट्रीट के केस में देखा कि उन्होंने इंडेक्स को इतना मैनिपुलेट किया कि उसकी वजह से आम आदमी का तो नुकसान ही हो गया और उन्होंने करोड़ों कमा लिए। इतने करोड़ों कमा लिए कि 5,000 करोड़ का उनको पेनल्टी देने में भी उनको बिल्कुल भी पेट में दर्द नहीं हुआ। इमोशनल ट्रेडिंग ट्रेडर लोग कर जाते हैं। तो बेसिकली अगर 40% से ज़्यादा F&O ट्रेडर्स 30 साल के कम की एज के हैं, ऑब्वियसली इतनी कम एज में इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि एड्रेनलिन रश होता है, जरा सा प्रॉफिट दिखा तो और तेज़ी से भागने की कोशिश की, तो इन सब के चलते वो इमोशनल डिसीजंस लेने लगते हैं। स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है तो उसमें नुकसान उनके बड़े हो जाते हैं। इमोशनल डिसीजन लेके वो मोमेंटम स्ट्रेटेजीज लगाने लगते हैं और कहीं ना कहीं उनसे एक बार फ़ायदा होता है तो 100 बार नुकसान होता है, लेकिन वो हमेशा फ़ायदा उन्हें याद रहता है कि यार एक बार मैंने कमा लिया था तो और भी कमा सकते हैं। अब एक बार गवर्नमेंट के STT रेवेन्यू देखते हैं, कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए सन 2020-21 में गवर्नमेंट ने 17,000 करोड़ STT रेवेन्यू कमाया। तो देखिए जिस चीज़ पर वो ऑलरेडी टैक्स भी कलेक्ट कर रही है, STT रेवेन्यूज़ में गवर्नमेंट ने 17,000 करोड़ कमाया। फिर 2021-22 में गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए STT रेवेन्यू कमाया। तो धीरे धीरे ट्रेडिंग बढ़ती जा रही है। 2022-23 में 25,000 करोड़ हो गया और फिर 23-24 में 32,000 करोड़ रिवाइज एस्टीमेट, और फिर 2024-25 में एस्टीमेट ये है कि 44,500 करोड़ गवर्नमेंट का STT रेवेन्यू था इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से, और इस साल 50,000 करोड़ रुपया एस्टीमेट दिखा रहा है, कैलेंडर ईयर का बता रहा हूँ। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जबकि ट्रेडिंग कम हुई है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट का STT कलेक्शन हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और वो बढ़े भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि वो हर साल STT बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट को सही में लोगों की चिंता है तो अपना STT तो कम करो, या जो STT इतना पैसा कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, उसका कुछ तो बेनिफिट लोगों को दो, कुछ उनको सिखाओ पढ़ाओ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, बस गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करती जा रही है हर साल। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे गेम में कोई एक विजेता है तो वो सरकार है हमारी, क्योंकि मैं नहीं जानता कौन सी जेन स्ट्रीट ने भी 50,000 करोड़ रुपया साल में कमाया है। तो इस पूरी प्रोसेस में ट्रेडर्स का क्या, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्रेडर के हिसाब से कलेक्ट किए हैं। देखिए मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने 36 लाख रुपए का प्रॉफिट किया पिछले साल, लेकिन उसका STT और ट्रांजैक्शन चार्जेस ही 41 लाख रुपए के थे, यानी कि इतना बड़ा प्रॉफिट कमा के भी वो नेटनेस 5 लाख के लॉस में। तो डेफिनेटली उसने कुछ गलत ट्रेडिंग की होगी, नहीं तो इतना बड़ा लॉस। लेकिन आप समझिए कि सरकार पैसा कमा रही है। और जेन स्ट्रीट केस में दोस्तों मुझे याद है, केवल जेन स्ट्रीट का अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं तो मैंने अपना काफ़ी बड़ा लॉस किया था। उसमें भी STT चार्जेस कितने सारे सरकार को मिले होंगे, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब इसकी दिक्कत ये है कि बच्चा ट्रेडिंग कर सकता है, बहुत ही ईजी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील्स ब्राउज करते हो, ऐसे ही उतने ही आसान से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ट्रेडिंग करना बच्चों का खेल एक्चुअली हो चुका है, बहुत आसान है। तो जो नए ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में बिना किसी नॉलेज के कूद पड़ते हैं और फिर पैसा लूज करना शुरू कर देते हैं। स्मार्ट मनी यानी कि FII, जेन स्ट्रीट, वो मार्केट्स को मैनिपुलेट करते हैं, और जो आम ट्रेडर होता है, जो ओवर स्मार्ट नहीं होता, जो मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बेसिकली मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, वो आपको और हमको, छोटे ट्रेडर को मैनिपुलेट करके पैसा बना लेते हैं। तो ट्रेडर हमेशा इन सब चीज़ों से लॉस में ही रहता है। तो ट्रेडर केवल मार्केट से फाइट नहीं कर रहा, वो केवल जेन स्ट्रीट जैसे FII से फाइट नहीं कर रहा, वो इन राइजिंग चार्जेस से भी फाइट कर रहा है, क्योंकि STT बढ़ती जा रही है, पेनल्टीज बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं, और अगर इन सबसे आप बच गए तो इनकम टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। जब आपके दिमाग में डर होता है तो अच्छा निर्णय आप नहीं ले पाते। इसीलिए रेगुलेशंस का डर कि भैया कल कौन सा सेबी रूल चेंज कर दे, और रूल चेंजेस के डर से लोग और ज़्यादा पैसा लूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर लगता रहता है। तो कोई भी धंधा आपको करना, जैसे कई लोग ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह करते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में फियर है, भले आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे हो, लेकिन फियर है कि कल क्या हो जाएगा, तो आप ढंग से वो काम नहीं कर पाओगे। अब मुझे अपना ही पता है, पिछले इतने सालों से हर
कुछ महीने बाद सरकार कोई ना कोई रूल चेंज कर देती है, मार्जिन चेंज कर दिया, लॉट साइज चेंज कर दिया, एक्सपायरीज चेंज कर दी, तो ऐसे में कोई भी जो नॉर्मल इंसान ट्रेडिंग कर रहा है, प्रॉफिटेबल भी है तो भी उसको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज उसके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। ब्रोकर को अपने एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ज़्यादा वॉल्यूम होती है तो ब्रोकर्स को ज़्यादा लोग हायर करने पड़ते हैं, फिर उन लोगों को नौकरी से निकालना पड़ता है कि वॉल्यूम कम हो गई। तो गवर्नमेंट के रूल ऐसे रैंडमली चेंज होते रहेंगे तो एक स्टेबिलिटी कब आएगी मार्केट में? इतनी तेजी से रूल्स का चेंज होना सही नहीं है ना। तो सेबी खुद तो करोड़ों रुपए की फाइन कलेक्ट करती जा रही है। जेन स्ट्रीट से कलेक्ट किया, या जो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स जो लोगों को उल्लू बनाते हैं उनसे भी करोड़ों रुपए कलेक्ट कर लेती है। लेकिन ट्रेडर्स को एजुकेट करने का उनको कोई इनिशिएटिव मेरे को ऐसा खास दिख नहीं रहा है कि कोई कंपल्शन हो कि जैसे बीच बीच में एक ये भी ड्राफ्ट था कि मिनिमम कैपिटल इतनी होगी तभी आप ट्रेड कर पाओगे, आपका नेटवर्थ उतना होगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे। उन चीज़ों की बात फिलहाल नहीं हो रही है। तो सेबी की तरफ से कोई एक बहुत ठोस कदम ऐसा जो प्राइमरीली लोगों को प्रोटेक्ट करे वो नहीं दिख रहा है। जितने भी उनके कदम हो रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं लोगों का लॉस बढ़ रहा है क्योंकि चार्जेस बढ़ रहे हैं। पर मैं ऐसा नहीं कहता कंप्लीटली ये है, कुछ ना कुछ सेबी के रूल्स की वजह से कई लोग मार्केट से बाहर भी हुए हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से, जो कि अच्छी बात है क्योंकि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कम होगी तो लोगों का नुकसान भी कम होगा। जैसे मैंने बोला, जो स्कैमिंग ट्रेनर्स होते हैं वो लोगों को उल्लू बना के फॉल्स एक्सपेक्टेशंस दे के गारंटीड प्रॉफिट बता के उनके ट्रेनिंग ले लेते हैं। कई कई लोगों को मैं जानता हूँ 5-5, 6-6 लाख रुपए ट्रेनिंग उन्होंने एक एक इंसान से ले लिए, खुद वो प्रॉफिटेबल नहीं है। और ऐसे कुछ नामों को आप जानते भी होंगे, कमेंट्स में लिखे हुए। अगर ऐसे किसी इंसान से आपने ट्रेनिंग ली है और उसने आपका उल्लू बनाया है, वो इंसान भी फिलहाल सेबी के जाल में फंसा पड़ा है और आपका तो लॉस हो ही गया। मेरा सवाल ये कि क्या ट्रेडर्स क्रिमिनल हैं? देखिए, ट्रेडर्स तो क्रिमिनल नहीं हो सकते इन जनरल, राइट? अगर ट्रेडर क्रिमिनल है तो मतलब ट्रेडिंग क्राइम है। तो अगर सरकार ट्रेडिंग अलाउ कर रही है तो ट्रेडर्स को क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? उनके फायदे के लिए सरकार क्या काम कर रही है? क्या सरकार कुछ ऐसा काम कर सकती है कि ट्रेडर्स को फायदा हो? ये तो ठीक है, ट्रेडर्स को नुकसान कम हो, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ रास्ते हो सकते हैं ना। कोई एजुकेशन हो सकती है, कुछ ऐसे रूल्स हो सकते हैं जिससे कि ट्रेडर्स के फायदे के सौदे होने लगे। ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए। और अगर गलती से आपने प्रॉफिट बना भी लिया, इतने सारे टैक्सेस देके आपने प्रॉफिट बना भी लिया, तो इतने हैवी टैक्सेस आपके ऊपर लग जाते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से। देखिए, एक जमाना वो था कि जब आपको एसटीटी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए कोई और टैक्स नहीं था, और धीरे धीरे एसटीटी बढ़ता चला गया और अब साथ में एडिशनल टैक्स तो ऑब्वियसली आपको देना ही पड़ेगा और आपने साल भर में पैसा कमाया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरह से डबल टैक्सेशन हो गया, मल्टीपल टैक्सेशन हो गया कि आप एसटीटी पे कर रहे हो और ट्रांजैक्शन चार्जेस भी पे कर रहे हो और इनकम टैक्स भी पे कर रहे हो अगर आपने पैसा कमा लिया गलती से। तो देखिए, हर देश में F&O मार्केट है, F&O मार्केट जरूरी भी है। इंडिया का एक तरह से बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इंडिया की F&O मार्केट बहुत बड़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार F&O मार्केट को स्क्वीज करना चाहती है, ट्रेडिंग कम करना चाहती है, तो ये कोई बहुत अच्छा साइन कंट्री के हिसाब से नहीं है। लेकिन सरकार का फर्ज बनता है, सेबी का फर्ज बनता है, अगर उनको दिख रहा है कि इतने सारे लोग लॉस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको करना भी पड़ेगा ना। खाली हाथ पे हाथ रख के तो वो नहीं बैठ सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। अगर आप ट्रेडर हो तो कमेंट्स में लिखिए आपको कैसा लग रहा है ये जो हर कुछ महीने बाद सेबी के रूल्स चेंज होते रहते हैं या डिस्कशन पेपर आते रहते हैं। ट्रेडिंग कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा हलचल हो जाती है। मैंने पहली बार इस टॉपिक पे वीडियो बनाया, लेकिन इस टॉपिक पे आपको लाखों वीडियोस बन जाएंगे। आप सबको देखिए, कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से माइंडसेट के साथ लोगों की गेम होता है। तो कोई इंसान, कोई बिजनेसमैन ढंग से आराम से चैन से बैठ के ये नहीं सोच सकता चलो अगले 6 महीने ये नए रूल्स हैं, ये मार्जिन है, ये टैक्स है, तो मैं इससे काम करूं, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। ये सब चीज़ें कुछ और एडिशनल प्रॉब्लम्स को जन्म देती हैं, उनके बारे में बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि देखिए, सेबी के लिए भी बहुत चिंता का विषय होना चाहिए जो वो नहीं समझ रही है कि अगर आप रेगुलेटेड एंटिटीज़ में इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो लोग अनरेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग करने लगेंगे, सट्टा करने लगेंगे, जो कि बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो इंसान ट्रेडिंग करने की आदत में लग चुका है, भले ही वो लॉसेस कर रहा है, अगर यहाँ पे उसको ट्रेडिंग में दिक्कत होगी तो बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हैं। आपने देखा ना, ड्रीम 11 में डीमैट अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट्स खुले हैं और लोग इतना बड़ा बड़ा पैसा लूज कर रहे हैं। अगर वो विराट कोहली उसका ऐड कर रहा है या ऋषभ पंत ऐड कर रहा है तो ऐसा नहीं कि ड्रीम 11 बहुत अच्छी चीज़ हो गई। ड्रीम 11 मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। केवल ड्रीम 11 नहीं, जितने भी फैंटेसी ट्रेडिंग ऐप्स हैं
उनमें सब में लोग पैसा कमाते हैं। सेबी को तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग ड्रीम 11 फैंटेसी ट्रेडिंग बंद करके उनके पास F&O में ट्रेड करें, जिससे कम से कम रेगुलेशन तो हो, जिससे उसको कंट्रोल तो कर पाए। लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा दिक्कतें ट्रेडर्स के लिए क्रिएट करेंगे तो ये सब लोग फैंटेसी ट्रेडिंग में ज़्यादा जाएंगे। और सबसे बड़ा इशू सेबी जो फेस करने वाला है वो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स। इतने ज़्यादा स्पीड से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में, उसकी कुछ हद नहीं है। और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो है वो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को पहले लालच दे रहे हैं। जैसे पहले ब्रोकर्स ने लालच दिया था कि भी आपको बड़ी बड़ी कमीशन मिलेगी, ऐसे अगर आप देखो तो जो भी आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स थे जिनकी रेफरेंस से आपने अकाउंट खोला था स्टॉक मार्केट में, अब वो ही इन्फ्लुएंसर्स क्रिप्टो वाले अकाउंट्स आपके लिए खुलवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबसे आसान चीज़ ये है कि लोगों को 4 अच्छे वीडियो दिखा के उनको अपनी रेफरेंस से अकाउंट खुलवा दो, फिर ज़िंदगी भर जो भी वो करेंगे उससे आप अपनी कमाई करो। और उनको ज़्यादा ट्रेड कराने के लिए आप उनको ऐसे स्ट्रैटेजीज बेचते रहो जिससे उनको फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आप गारंटीड बोलोगे फ़ायदा होगा। तो बहुत बड़ा कंसर्न ये सेबी के लिए होना चाहिए कि जो क्रिप्टो वर्ल्ड में सब लोग घुसते जा रहे हैं, और अगर F&O ट्रेडिंग लोगों ने छोड़ी तो और क्रिप्टो में जाएंगे वो। और सेबी या सरकार का क्रिप्टो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पे, ड्रीम 11 फैंटेसी ट्रेडिंग, इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। क्या हो रहा है मार्केट में, उनके इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, सब लोग वो पैसा बनाने में बिजी हैं। सेबी केवल F&O ट्रेडर्स को कंट्रोल करती रह जाएगी। तो सरकार को अगर होलिस्टिक पिक्चर देखनी है तो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। कई अच्छे जो ट्रेडर्स हैं हमारे देश के, वो देश के बाहर जाते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि देश के बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पैसा कमाने की, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस उतने नहीं हैं और टैक्सेस उतने नहीं हैं। तो ये भी चीज़ सभी को देखनी पड़ेगी। जो इंसान हमारे देश में पैसा कमाता जा रहा है, कहीं ना कहीं वो दूसरी कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफर करने लगा है। तो दोस्तों ये कहानी तो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। अगर लगातार चेंजेस होते रहेंगे तो ट्रेडर्स और ब्रोकर्स केवल यही सोचते रह जाएंगे, चलो अब इस चेंज को कैसे अकोमोडेट करूं। मेरे को खुद इतनी दिक्कत होती है जब भी कोई नया चेंज अनाउंस होता है। और देखिए कितने बिजनेस होंगे जिनमें कंप्लायंस लेवल पे इतने सारे चेंजेस हो रहे हों, नहीं होते ना। तो ये भी एक बिजनेस की तरह, मेरे लिए तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है। तो इतने ज़्यादा चेंजेस सभी को नहीं करने चाहिए। जब तक ट्रेडर एक चीज़ सीखता है तो रूल चेंज हो जा रहा है, मार्जिन चेंज हो जा रहे हैं। देखिए दुनिया में, लाइफ में चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, है ना। बदलाव तो ज़िंदगी का नाम है, चेंज होंगे भी। लेकिन कभी तो से भी एक पॉइंट पे आके बोले चलो भैया अब अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल हमें कुछ नहीं करना है। तो या तो सेबी कंप्लीटली F&O ट्रेडिंग बंद कर दे रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो रिटेल लोग अपना F&O छोड़ के किसी और काम धंधे में लगेंगे, और फिर ब्रोकर्स भी उस हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेंगे। लेकिन बार बार ये सब चेंजेस लाना कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हर रोज़ चेंजेस आने से फियर भी आता, डर भी आता है और मुश्किल भी आती है ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने के लिए। ब्रोकर की रेवेन्यू तो इम्पैक्ट होती है। तो दोस्तों एक डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी में एक हेल्दी F&O ट्रेडिंग होनी चाहिए। धीरे धीरे देखिए लोगों को खुद समझ में आएगा, एजुकेशन करेंगे तो लोगों को खुद समझ में आएगा कि या तो ऑप्शन बाइंग करके उतना पैसा नहीं बन सकता, या फिर ये सट्टा बाजारी है। तो ये एक फेज़ होता है, ये हो सकता है ये फैशन भी चला जाए, ये फेज़ भी चला जाए, लेकिन इसको बंद करने का तरीका शायद सेबी ने सही नहीं ढूंढा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको काफी हद तक पूरी कहानी समझ में आई होगी, शुरू से आखिरी तक अब तक क्या हुआ, सेबी के क्या कंसर्न्स हैं, लोग कैसे पैसा लूज कर रहे हैं, लोग कैसे पैसा बना रहे हैं, आप पैसा बना रहे कि लूज कर रहे हैं, वो कमेंट में लिखिए। फॉर्चुनेटली मैं पिछले 5 साल से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, लेकिन आपको पता ही है मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, क्योंकि कैपिटल बड़ी है तो मैं उसको फुल टाइम बिजनेस की तरह देखता हूँ। और ये सब चेंजेस मुझे काफी ज्यादा चिंतित करते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो उस चेंज में एडजस्ट करने में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिटेबिलिटी चली ही जाती है। और दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे नहीं लगता कि NSE का IPO आने तक सेबी कोई बहुत बड़ा डिसीजन वापस लेगा, क्योंकि याद रखिए जब IPO आता है इनिशियली हाई वैल्यूएशन पे कंपनी बिकती है, तो जो पैसा इनिशियली आता है उस पैसे का काफ़ी बड़ा हिस्सा तो सरकार को जाता ही है, क्योंकि ये सब सरकारी कंपनीज हैं एक तरह से। तो सेबी नहीं चाहेगी कि NSE के IPO कोई मेजर डेंट पड़े, आने के बाद भले ही कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों मुझे नहीं पता कि सेबी हमारी दुश्मन है या दोस्त है। डेफिनेटली हम सब चाहेंगे कि वो हमारी दोस्त हो और दोस्त बनी रहे। तो लेकिन उनको दोस्ती वाले काम भी करने चाहिए। अगर लोग पैसा लूज कर रहे हैं तो उनको ऐसे चीज़ें ढूंढ के लानी चाहिए जिससे कि वो पैसा लूज करना बंद कर दे। उनकी एजुकेशन के लिए सेबी को अपनी जेब से पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतना सारा पैसा आ रहा है, टैक्सेस कलेक्ट कर करके पैसा आ रहा है उनके पास, पेनल्टीज कलेक्ट करके पैसा आ रहा है। तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पैसा लूज हुआ किसी जेन स्ट्रीट जैसे स्कैमर की वजह से, और जब जेन स्ट्रीट से सेबी ने पैसा ले लिया तो वो पैसा मुझे वापस मिला है। जबकि बहुत क्लियर है, अगर मेरा डेटा आप देखो तो आपको पता लगेगा कि मैंने जेन स्ट्रीट के स्कैम में कितना पैसा लूज किया था।
सेबी ने एसटीटी भी कलेक्ट किया था, लेकिन वो सब कभी रिफंड नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सेबी को ये सब सोचना पड़ेगा कि जब हम इतनी बड़ी कंट्री बनते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा एफ एंड वॉल्यूम है, उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, सेबी को, खासकर फाइनेंस मिनिस्टर या फिर देश को, तो उन लोगों के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर क्लैरिटी मिली है तो कमेंट पे इतना सा तो लिख ही दीजिए, क्लैरिटी मिली है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियो देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक बटन भी क्लिक कर दीजिए। कुछ कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है, लोगों के साथ एंगेजमेंट मुझे बहुत प्रिय है, और हर किसी के क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ। और आपको पता ही है, अगर आपको मेरा ऑप्शन सेलिंग वाला व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक कर दीजिए फॉर्म भर के, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा, और फिर लेकर आऊंगा आपके लिए कोई बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, जिससे आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो। नमस्कार।